अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम और आज हम आगाज करते हैं अपने CFF 6 के न्यू बैच का जून 26, दिसंबर 26 और जून 27 के स्टूडेंट्स के लिए। आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आई कैप की न्यू स्कीम की वजह से क्या की चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर, उसको हम हाई लेवल पे डिस्कस कर लेंगे। सेकंड चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार इस सब्जेक्ट को हमने किस तरीके से लेके चलना है ताकि ये पहली अटैम्प्ट में आपका पेपर जो है ये पास हो जाए। क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपने लेके चलना है सब्जेक्ट को, किस तरीके से मैं इस सब्जेक्ट को लेके चलूंगा, A to Z सारी की सारी चीज़ें हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली जो बच्चे का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आई कैप की न्यू स्कीम की वजह से CFF 6 में क्या इम्पैक्ट है। मैं हार्डली 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसमें टेंशन लेने वाली बात, स्ट्रेस वाली बात कोई नहीं है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है मेरे बच्चों, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। ये जो आप सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ये आपके पास एक ग्रिड है, ये पुराने ग्रिड है, सही है। ये आपके पास एजुकेशन स्कीम 2021 के तहत ग्रिड है जिसमें अभी विंटर 2025 के तहत बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं। इस ग्रिड को अगर मैं देखूँ तो इसमें चेंजेस क्या हुई है, मैं थोड़ी सी हाई लेवल आपके साथ चेंजेस डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं एक एक ग्रिड आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको जो पहली और दूसरी ग्रिड दिख रही है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल एफएस, दोनों ग्रिड्स आपकी ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल एफएस की हैं। एक में प्लानिंग आ रहा है, दूसरे में रिस्क आ रहा है। ये दो अलग ग्रिड्स होती थी। आई कैप ने एजुकेशन स्कीम 2025 में इन दोनों ग्रेड्स को मर्ज कर दी है और इसके कंबाइंड वेटेज कर दी है 40 से 50 मार्क्स। ये एक सबसे बड़ा चेंज है। उसके बाद जो आप दूसरी ऑडिट ग्रेड देख रहे हैं, दूसरी ग्रेड देख रहे हैं ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, इसकी वेटेज हुआ करती थी 20 से 30 मार्क्स। आई कैप ने इसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स कर दी है। ये हमारे पास एक चेंज है। फिर आपके पास एक पूरा जो वॉल्यूम 2 है, स्पेशलाइज्ड एरिया, अदर एश्योरेंस, एंगेजमेंट इन रिलेटेड सर्विसेज, इसकी जो वेटेज एग्जामिनर ने रखी हुई थी पुराने ग्रेड के हिसाब से वो 15 से 20 मार्क्स की थी। नए ग्रेड के हिसाब से भी इसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स ही है, तो बिल्कुल सेम है, कोई मसला नहीं है। और अगर आप देखें तो वो जो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में जो 20 से 30 नंबर की वेटेज थी उसको जो कम किया है 15 से 20 नंबर पे, तो वो सारा इंक्रीमेंटल इंपैक्ट जो गया है वो एथिकल, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट में गया, जिसके अंदर हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई कैप का पूरा कोड ऑफ एथिक्स और आपके पास आईजा 220, ISQM 1, ISQM 2, ये सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और इसकी वेटेज पहले 10 से 15 मार्क्स थी और उसको 15 से 20 मार्क्स का कर दिया। ये क्यों करा है? ये इस वजह से करा है बिकॉज जब आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स पूछता था तो क्वालिटी पूछने की गुंजाइश नहीं होती थी, क्वालिटी का स्टैंडर्ड पूछता था तो आई कैप कोड ऑफ एथिक्स की गुंजाइश नहीं होती थी। अब एग्जामिनर आपसे ये दोनों चीजें बड़े आराम से पूछ सकता है। 10-12 नंबर का कोड ऑफ एथिक्स पूछ सकता है, 8-10 मार्क्स का आपसे क्वालिटी का स्टैंडर्ड पूछ सकता है। तो बड़ा एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेबल पेपर अब आपके लिए ये हो चुका है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ग्रेड है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अच्छा एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये आया कि आप देखें तो CFF 6 का जो पुराना नाम था आई कैप की पुरानी स्कीम के हिसाब से वो ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज था। अब जो हमारे पास नई स्कीम में जो नया नाम है वो है ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा। यहाँ पे डेटा को क्यों ऐड किया गया है? इस वजह से बिकॉज डेटा से रिलेटेड आपके सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हो गई और स्पेशली डेटा एनालिटिक्स को ऐड किया गया। आप लोग सारे अगर फर्म में होंगे तो फर्म में बहुत से डेटा एनालिटिक्स के टूल्स वगैरह जो है हम यूज कर रहे होते हैं, रिस्क असेसमेंट के लिए कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस के लिए कर रहे होते हैं। मैं नॉर्मली जो सारी की सारी चीजें अगर मैं सीख रहा होता हूँ तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस वगैरह भी आपको बना रहा हूँ कि किस तरीके से कन्वेंशनली काम हो रहा था, तब किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स को यूज करके हम डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीजों के ऊपर जो है वो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस होके हमारे पास, तभी नाम को भी थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा जी, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा डिटेल लेवल में इस पूरे सिलेबस को, इस पूरी ग्रिड को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, सही है। सबसे पहले हम वॉल्यूम 1 को डिस्कस करते हैं और वॉल्यूम 1 जो हमारे पास है वो 3 एरियाज को कवर करता है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग, सही है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहली जो आपकी ग्रिड है प्लानिंग और परफॉर्मेंस को वो कवर करती है। पहली ग्रिड जो आपकी है वो प्लानिंग और परफॉर्मेंस को कवर करती है। इसका मतलब है इस पहली ग्रिड की जो वेटेज है वो 40 से 50 नंबर तक की वेटेज है और इसके अंदर हमारे पास जितने भी प्लानिंग के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जितने भी परफॉर्मेंस के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो आईजा 200 से लेके आईजा 620 तक जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके प्लानिंग और परफॉर्मेंस के हैं। तो इसमें आपके पास आईजा 200 ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, 210 एंगेजमेंट लेटर भी आ जाएगा, 230 डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगा, आईजा 240 फ्रॉड भी आ जाएगा, 300 ऑडिट स्ट्रेटेजी भी आ जाएगा, आपके पास 315 ऑडिट रिस्क भी आ जाएगा। फिर आपके पास प्लानिंग के, आपके पास परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, आईजा 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो जितने भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटन रिप्रेजेंटेशन, कोई आपके पास ये 26 ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इस ग्रिड में कवर करते हैं। इस ग्रिड को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर आपको जो 2 स्टैंडर्ड्स हाईलाइट होंगे, ऑडिट रिस्क और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये वो 2 एरियाज है मेरे बच्चों जिसमें से 30 से 40 नंबर का पेपर लाजमी हर अटेम्प्ट में आता है। इन 2 और
26 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में से ये 2 स्टैंडर्ड में से आपका लाजमी 30 से 40 नंबर का पेपर आता है, और ये हर बार आ रहा है, पिछले 10-20 साल से आ रहा है। इतना क्लियर पेपर है, इतना स्ट्रक्चर्ड पेपर है, उसके बावजूद बच्चा अनफॉर्चुनेटली इसको पास नहीं कर पाता। उसका बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन ये है कि जो आपका स्टैंडर्ड है ऑडिट रिस्क, और जो आपका स्टैंडर्ड है ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों स्टैंडर्ड एक तरफ आपको बता रहा है कि जी क्या रिस्क हो सकता है, दूसरी तरफ बता रहा है कि जी क्या उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकता है। ये दोनों स्टैंडर्ड आपको ना ही कोई रेवेन्यू का रिस्क बताता है, ना ही कोई रिसीवेबल का रिस्क बताता है, ना ही कोई पीपी का रिस्क बताता है, ना ही कोई इन्वेंट्री का रिस्क बताता है। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको रिस्क और प्रोसीजर्स नहीं बताता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 2 रीज़न होती है इसकी वजह से बच्चा फेल होता है। पहली चीज़, उसकी कवरेज 100% नहीं होती। उसको लगता है कि जो उसने एज अ 500 रीड कर लिया तो वो सब्सटेंट प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकता है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने भी जहन में आपके बैलेंस शीट पीएनएल के आइटम्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल रिस्क होते हैं, जितने भी पॉसिबल आपके ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, उन सब की अगर कवरेज आपने नहीं करी तो अनफॉर्चुनेटली आप ये पेपर पास नहीं कर सकेंगे। और आप ये नहीं कह सकते बाकी सिर्फ 2 स्टैंडर्ड पढ़ के कि जी आपकी तैयारी 100% हो गई है। फिर हमारे पास अगली चीज़ है रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग में हमारे पास जो वेटेज है वो 15 से 20 मार्क्स है। और रिपोर्टिंग में हमारे पास जितनी भी 700 की सीरीज है, 700 की सीरीज है, और 700 की सीरीज में हमारे पास आइजा 700 है, 701 की ऑडिट मैटर है, 705 मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन है, 706 इन्फोसिस मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ है, 710 आपका जो है वो ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड ऑडिट ओपिनियन से डील करता है, 720 जो आपका है वो अदर इन्फॉर्मेशन डील करता है। ये 6 ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, और इसकी वेटेज एग्जामिनर ने 15 से 20 मार्क्स आपके रखी हुई है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो आपके पास जो वॉल्यूम 1 है उसमें प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग, उसकी जो ग्रेड आपको बताएगी, उसके जो मार्क्स आपको बताएंगे, उसकी जो वेटेज आपको बताएगी, वो 55 से 70 मार्क्स, 75 मार्क्स तक की आपको बताएगी। इन स्टैंडर्ड्स को भी अगर आप सारे स्टैंडर्ड्स को एक जगह पे जमा कर लें, जो मैंने अभी आपको कवर करें, इसमें से आप 90% स्टैंडर्ड जो है वो कैफ 8 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे जो कि ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़े, लेट्स से आइजा 600 आपने नहीं पढ़ा हुआ, आइजा 402 वो आपने नहीं पढ़ा हुआ, आइजा 510 वो आपने नहीं पढ़ा हुआ, आइजा 710, आइजा 720 ये वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने वहाँ पे कवर नहीं किए हुए। उसके अलावा मेजॉरिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलरेडी आप कैफ में पढ़ चुके हैं, बट उसके बावजूद बच्चा अनफॉर्चुनेटली क्यों फेल होता है? बिकॉज कैफ और फाइनल का ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। वहाँ पर जो चीज़ें पूछी जा रही होती हैं काफ़ी सिनेरियो बेस्ड पूछी जा रही होती है, बहुत ज़्यादा लिंक्ड हो रही होती है आपस में। थोड़ी सी अगर मैं कमेंट्री करूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर आप देखें कि आपके पास अगर एक स्टैंडर्ड है गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न के ऊपर वो आपसे प्लानिंग में भी सवाल पूछ सकता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर वो आपसे परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर वो आपसे रिपोर्टिंग के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। एक स्टैंडर्ड आपको देख रहा है ग्रुप ऑडिट आइजा 600, ग्रुप ऑडिट के ऊपर वो सवाल आपसे जो है वो ग्रुप ऑडिट आइजा 600 पे स्पेसिफिक पूछ सकता है, ग्रुप ऑडिट को आइजा 300 के साथ मर्ज करके ऑडिट स्ट्रेटजी के भी सवाल पूछ सकता है, ग्रुप ऑडिट के ऊपर वो आपसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को भी पूछ सकता है। तो काफ़ी स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली बच्चा अगर इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाएगा तो नॉर्मली बच्चा फेल हो जाता है। उसके बाद अगर हम ग्रेड को डिस्कस करें तो हमारी जो थर्ड ग्रेड है वो है स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग। इसके अंदर वॉल्यूम 1 के जो 3 स्टैंडर्ड्स आपके सिर्फ रह गए हैं, आइजा 800, आइजा 805, आइजा 810, वॉल्यूम 1 के सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स उठा लें, वॉल्यूम 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। और वॉल्यूम 2 में जितने भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं जो कि ऑडिट और रिव्यू, ऑडिट के अलावा एंगेजमेंट होती है, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर आएंगे। वॉल्यूम 1 जो है वो प्राइमरीली डील करता है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वॉल्यूम 2 जो है वो डील करता है अदर देन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स से इसमें आपके रिव्यू एंगेजमेंट्स भी आ गई, लेट्स से इसमें आपके पास प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन आ गई, लेट्स से इसके अंदर एग्रीड अपॉन प्रोसेस भी आ गया, इसके अंदर कंपैरिजन एंगेजमेंट्स भी आ गई। तो इसमें हमारे पास कोई 12 स्टैंडर्ड्स हैं, और इन 12 स्टैंडर्ड्स की वेटेज अगेन जो एग्जामिनर ने रखी हुई है वो 15 से 20 मार्क्स तक की वेटेज रखी हुई है। ये वो ग्रेड है जिसमें से सिर्फ आपने रिव्यू एंगेजमेंट कैफ में पढ़ा हुआ है, बाकी जितने स्टैंडर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी आपने कैफ लेवल पे नहीं पढ़ा। बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं ये। आखिरी जो हमारे पास ग्रेड बची वो बची है हमारे पास एथिक्स एंड क्वालिटी। नाम से लग रहा है इसके अंदर से 2 चीजें कवर्ड हैं, पहली आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स, और दूसरी चीज आपके पास है क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में जो हमारे पास वॉल्यूम 1 में ISQM 1 और ISQM 2 है वो यहाँ पे आते हैं, प्लस हमारे पास आईकैप के जो कोड ऑफ एथिक्स है जिसके अंदर सारे के सारे इंटरेस्ट और रिलेशनशिप डिफाइन किए गए, थ्रेड्स डिफाइन किए गए, सेफगार्ड्स डिफाइन किए गए, वो सारे के सारे कवर है। तो ये अगर मैं आपको कहूँ तो हमारे पास कंप्लीट एक वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, सारे के सारे वॉल्यूम आपके सिलेबस का पार्ट है। वॉल्यूम 1 की अगर आप वेटेज देखें तो कुछ स्टैंडर्ड्स इसमें से आप हटा दें क्वालिटी के और आइजा 800 के, बाकी 95% जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं इसकी वेटेज आपके पास 55 से 75 मार्क्स है।
फिर इसमें से अगर आप कुछ स्टैंडर्ड्स आइजा 800 के ऐड कर लें और वॉल्यूम 2 के जो आपके पास 8-10 स्टैंडर्ड्स हैं उसको अगर आप ऐड कर लें तो इसमें आपकी वेटेज जो बनती है वो 15 से 20 मार्क्स बनती है। और फिर जो आपके पास वॉल्यूम 3 है, लेट से जो हम ICAP का कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं वो प्लस आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम 1 में छोड़ के आए थे ISKM 1 ISKM 2 उसको अगर आप ऐड करें तो ये टोटल आपके पास वेटेज बनती है नॉर्मली 15 से 20 नंबर तक की। तो ये हमारे पास एक डिटेल सिलेबस है, कौन से कैफ में पढ़ चुके हो, कौन से कैफ में नहीं पढ़ चुके, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, कोर्स क्या है पता चल गया, कैफ में कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, फाइनल में पेपर किस तरीके से आता है किस तरीके से नहीं आता, क्या हमारा एग्जाम रिजल्ट रहा है, क्या हमारी पासिंग परसेंटेज रही है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों बच्चा फेल हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है सर। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये 5 से 6 स्टेप्स आप फॉलो कर लें, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं इंशाल्लाह आपका पेपर पास होगा। सबसे पहली चीज बाइबल स्मार्ट प्लान, सही है। इस स्मार्ट प्लान को फॉलो कर लें। आपके इस पूरे कोर्स को हमने वीकली टारगेट के बेसिस पे एलोकेट कर दिया। हर वीक का एक टारगेट होगा, उस टारगेट को आप कर लें। पूरा कोर्स हमारा C56 एडवांस ऑडिट इंश्योरेंस का हार्डली 50 से 60 घंटे का है। इस 50 से 60 घंटे को हमने ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स अगले 12 हफ्ते में एलोकेट कर दिया है। और हार्डली हर हफ्ते आपने मुश्किल से 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं। अगर वो लेक्चर्स आप प्ले कर लेंगे और देख लेंगे और उस प्लान को फॉलो कर लेंगे, बड़े स्मूथली आपका ये सब्जेक्ट जो है आराम से हो जाएगा, बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी टेंशन के। सेकंड चीज़, स्मार्ट प्लान के तहत आप पोर्टल में जाएंगे और पोर्टल में उस लेक्चर्स को आप देखेंगे, जो भी आपका एजेंडा होगा उस वीक का, जो भी आपका टारगेट होगा। जैसे ही उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो लेक्चर देखते हुए आप कोशिश ये करेंगे जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ, जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, जो मैं कनेक्शन बता रहा हूँ, जो मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, जो मैं इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, उन सारी की सारी चीज़ों को आपने, जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, जो मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक बता रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को आपने जॉट डाउन करना है। वंस यू जॉट डाउन इट, द नेक्स्ट स्टेप इज कि जी आपने फ़ौरन से मेरे हैंडआउट्स और आइजा को रीड करना है। आइजा जो है वो स्कैटर्ड है, सही है, मेन पैराग्राफ है, फिर एप्लीकेशन पैराग्राफ है। मैंने अपने क्लास हैंडआउट्स में उसको सारे के सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है और फिर उसको मजीद 1 पेजर स्मार्ट हैंडआउट के थ्रू आपके सामने पेश कर दिया, सही है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने लेक्चर देख लिया होगा, मेरे हैंडआउट्स देख लेंगे, आप इस पोजीशन पे आएंगे कि आप आइजा को रेफर कर सकते हैं, सही है। आपने फ़ौरन से, चूँकि आपने लेक्चर देखा हुआ है, पॉइंट्स देखे हुए हैं, वो बेस्ट टाइम है कि आप आइजा को रीड कर लें। आप जहाँ आइजा को रीड कर लें, द नेक्स्ट स्टेप इज उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स हैं और जितने भी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसका लेक्चर प्ले नहीं करना, सबसे पहले वो सवाल आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। चूँकि आप आइजा भी रीड कर चुके हैं, आप मेरे लेक्चर भी देख चुके हैं, उस सवाल को आप अटेम्प्ट करें। सवाल को अटेम्प्ट करते हुए 2 से 3 चीज़ आप कंसीडर करें। सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ क्या मुझे आइजा को रेफर करना है कि नहीं करना, और अगर रेफर करना है तो फिर आपने आइजा की चीज़ लिखी हुई चीज़ को और जो पेपर में सवाल है उसको किस तरह से लिखना है, आप वो ड्राफ्ट करें आंसर को। आंसर ड्राफ्ट करने के बाद फिर आप TS वगैरह को हमें वो आंसर अपना सबमिट करा है, जिसके ऊपर हम प्रॉपर कमेंट्री करेंगे, सारा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाके फिर आप मेरा उसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन के लिए आपके पास पूरी की पूरी वॉल्यूम 2 है, जिसके अंदर विंटर 17 से लेकर लास्ट अटेम्प्ट तक जितने भी सवाल हैं उसके मेरे अपने बनाए हुए आंसर्स मौजूद है, उसके ऊपर मेरी कमेंट्री मौजूद है, उसके ऊपर वो आंसर मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या बैकग्राउंड है, क्या लॉजिक इस आंसर की, वो तक कमेंट्री आपको मैंने प्रोवाइड करी। चाहे वो IFRS के अकाउंटिंग, चाहे वो IFRS के रेफरेंस हो, चाहे वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस हो, चाहे वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेफरेंस हो, चाहे वो ICAP के कोड ऑफ एथिक्स के रेफरेंस हो, वो किसी भी चीज के रेफरेंस हो, वो सारे के सारे वहां पे आपको प्रोवाइड किए गए। तो जब आप ये स्टेप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा जी मैंने ये लिखा, सर ने ये लिखा है, सर ने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये दी है और मैं यहां पे लैग कर रहा हूं। फिर वो मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई करें, फिर आप अगले वीक का टारगेट देखें, अगले वीक, और फिर सेम चीज जब आप फॉलो करते रहेंगे, आपकी हर वीक असेसमेंट होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे एफिशिएंट अप्रोच है, एक सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच है। आज लेक्चर देख रहे हो, 3 महीने बाद ड्राफ्टिंग कर रहे हो, 4 महीने बाद बैठ के उसके क्या कहते हैं आइजा को रीड कर रहे हो, प्यारे बच्चों, सारी की सारी चीजें आपस में हैपेजेट होंगी और अपना ही टाइम जाया कर रहे हो अगर बड़ी इनएफिशिएंट अप्रोच है। इन स्टेप्स को फॉलो कर लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जी आपका पेपर लास्ट में पास होगा। सर आइजा को कैसे रेफर करना है, इसके ऊपर भी वीडियोस हैं। मेरे आंसर में मैंने आइजा को रेफर किया है कि नहीं करा, नहीं करा क्यों नहीं करा, अगर किया है तो किस तरीके से मैंने आइजा को रेफर करा है, आइजा किस कम टाइम में आप स्पेसिफिक आइजा के उस पैराग्राफ में जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको मेरे आंसर्स में मिलेंगी और स्पेसिफिक आइजास के ऊपर जो मैंने आइजास रीड कराए उसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी। ओवरऑल मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे डिस्कस करूं तो वो ये कि जी अगर एक ऐसा बच्चा जो कि फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म में नहीं है,
तो सर क्या वो स्ट्रगल करेगा? बच्चों वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करेगा, बिकॉज़ जो मेरा माशाल्लाह 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत मुल्कों में माशाल्लाह जो काम किया है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सारा का सारा इल्म जो मेरा है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास आए। मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 3 साल फर्म में लगा के वो नहीं सीखेंगे, जो इस 60 घंटे में आप चीज़ों को सीख लेंगे, सही है? चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप फर्म में हो, चाहे आप इंडस्ट्री फर्म में ना हो, चाहे आप ऐसी स्कीम में हो जिसमें अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ नहीं कर रहे, अगले 1 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप पेपर्स दें, चाहे आप किसी भी इसमें फ़ॉल करते हो, आप लाज़मी इस इल्म के थ्रू अपना पेपर भी पास कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, आईकैप के पास्ट पेपर्स के अलावा एमएसए 1 के जितने भी सवाल हैं, जो कि अच्छे एडवांस कॉम्प्लेक्स सवाल हैं, उसके आंसर्स भी मौजूद हैं, उसकी प्रैक्टिस भी मौजूद है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, उसके सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आंसर्स वो तक मौजूद है। उसकी अलग बाकायदा तौर पे एक बुकलेट है, जिसके अंदर हमारे पास बेतहाशा सवाल है, जिसमें हम सारे के सारे सवालात की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्लस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर आप देखें तो रिसेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड आया है। कोविड से स्टार्ट हुआ, फिर क्लाइमेट चेंज आया, फिर बिटकॉइन आया, फिर ब्लॉकचेन आया, फिर डेटा एनालिटिक्स आया, फिर एआई आया, फिर जनरेटिव एआई आया। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेगी, ताकि वो जो एक चीज़ है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर आपसे पूछ ले, बताएं क्या रिस्क है, अगर क्लाइंट एआई यूज़ कर रहा है, जनरेटिव एआई यूज़ कर रहा है, तो क्या वो ऑडिट एविडेंस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये चीज़ें मैंने काम करी हुई है। इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे कवर की हुई है, ताकि ए टू जेड सारी चीज़ें कवर करें। और ये सारी की सारी चीज़ें 50 to 60 आवर्स में है, अलॉन्ग विद अ प्रॉपर प्लान। तो अगर इस सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से चलेंगे तो मेरा वादा है तालीम भी हासिल करेंगे, अच्छा इल्म भी हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह इस पेपर को पास भी करेंगे, और ना सिर्फ बल्कि पास करेंगे, आगे जाके जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी है इसमें इंशाल्लाह ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।